हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज आपके लिए मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ। जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बोलते हैं बहुत ही बोरिंग है सर, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे पढ़ना है, ये चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसको मैं मात्र मात्र 10 मिनट देने वाला हूँ। मैं आपको 10 से 15 मिनट, इतने टाइम में ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, आपको वही टॉपिक ही करने हैं। पूरा लाइन पे लाइन एनसीईआरटी का सार है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी जो बोर्ड में रिपीट होता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं उसको बताने वाला हूं आपको। और क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको मैं कराने वाला हूं, बताने वाला नहीं हूं, ये आते हैं कराने वाला। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी बच्चे जुड़े रहेंगे, गायब नहीं होंगे, कट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अपने 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर अगर हम बोले तो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया आपका? 8 नंबर। इसके अंदर नाम से पता चलता है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट मींस मैग्नेटिक फील्ड, वेव मतलब लाइट, वेव मतलब प्रोपोगेशन ऑफ what energy and momentum without actual transfer of matter। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और 11th में। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरिंग होता है, मीन चेंज होने वाला आता है, उस टाइम जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स वी कैन इजिली से, सपोज करो मेरे पास ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है और एक पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जो आपका वेव जनरेट होगी दैट वेव विल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मींस हम कह सकते हैं अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे वाली क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको नीचे वाली क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे वाली क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज मैंने आपको बताई, अगर आपका ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मींस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस आपको अगर डिफाइन करना हो तो आप इजीली बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और दोनों वेरिंग है तो जो वेव प्रोड्यूस होगा दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उस कंडीशन में जो वेव प्रोड्यूस होगा दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉल्ड ईएमएफ। कई बुक्स में बहुत सारी थ्योरीज गिवन है कि क्या क्या मैक्सवेल ने अलग दिया था और एसीएल ने अलग दिया था। तो इस थ्योरी के बारे में हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि वेव जनरेट कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और ये कितना होता है। कितना होने का मतलब कौन कौन सा वेव जनरेट होती है। तो मैं आपको टाइम ना लगाते हुए फटाफट इस चैप्टर को मैं फिनिश करने वाला हूं। चलिए इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोडक्शन जब एक्सेलरेटिंग चार्ज, जब चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है? किसी लाइट बीम से उसको पास कराते हुए, मींस किसी लाइट बीम से या किसी बीम से पास कराते हैं और उस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पेपर में कई बार आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज और बोथ और एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है these are produced by accelerating charge. These waves are produced by accelerating charge। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं उसी के द्वारा इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था।
1 मार्क का कई बार आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो लाइट वेव है, दीज ऑल आर ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। तो जो ये वेव होते हैं, दीज आर द लाइट वेव। इसलिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स सबको पता होगा क्या होता है ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और वेव मोशन अगर हो रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा। पहला पॉइंट देखा आपने। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है, दे डू नॉट रिक्वायर medium for their propagation. They do not require medium for their propagation. उसके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तभी आपने देखा होगा जो एक्सरे है, देखा होगा एक्सरे की मशीन होती है, उसमें क्या रे दिखती है, रे जा रही है, और एक्सरे हमारे फ्रैक्चर पैर का या फिर बैक का, नी का एक्सरे इजीली खींच जाता है, केवल फोटो खींचती है और नी के पास चली जाती है। मीन्स वहां पे कोई किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूं, तीसरा पॉइंट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये हमेशा लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा इसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दौड़ती है और मूव करती है। मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, दे आर प्रोड्यूस बाई वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नहीं होंगे, चेंजिंग वाले नहीं होंगे, तब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड by varying magnetic field। आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका 4th पॉइंट। एक पॉइंट आप ये भी लर्न कर सकते हैं, 5th पॉइंट, दैट मीन्स दे, इसका हो गया 5th पॉइंट। हम ये कर सकते हैं कि ये हमेशा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको ये फॉलो करती है। मींस 1/r² को भी ये फॉलो करते हैं। तो 5th पॉइंट हमारा क्या हो गया? ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ज्यादा लर्न नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसे जनरेट होती है। मैंने बता ही दिया आपको कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो जो वेव जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वेव पहले आता है, कौन सा बाद आता है, किसका वेवलेंथ कितना होता है। पेपर में वेवलेंथ का पार्ट नहीं पूछेगा कितना वेवलेंथ है, बस ये पूछेगा अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जरूर पूछेगा। उसको करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, देखिए फटाफट। बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग पेन लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको याद करने का एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को थोड़ा देखेंगे सभी। ये है गक्षु वीमत, GXUVIMR। गक्षु वीमत सब कोई बोल सकता है, गक्षु GXUVIMR। यहां पे जी क्या प्रोनाउंसिएट करता है? गामा रेज। दिस इज गामा रेज। एक्स से नाम पता चला एक्स रेज, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से आपका विजुअल आ जाता है,
विजुअल में कौन कौन सी कलर होती है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है, जिससे हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। विजुअल में क्या क्या आता है? विजुअल में आगे आपका व्यूअर, और यहां से क्वेश्चन आता है विजुअल रे का वेवलेंथ कितना होता है, जो बायो में भी आता है और आपका फिजिक्स में भी आता है। कितना होता है भाई? 400 टू 700 नैनोमीटर। ये रफली इसका वेवलेंथ हमें याद रखना है, ये पेपर में बहुत आता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, इसके बाद एम से माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव। मैं आपको सभी के कुछ कुछ यूज बताने वाला हूं, देखेंगे सभी। अब इन वेव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में तो आना ही आना है। इस पेपर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और एक बन जाता है इनके यूजेस से। हर साल लास्ट ईयर आया था इंफ्रारेड का यूज बोर्ड में, तो इस बार भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आ गया तो इस बार नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इसके हम पढ़ते हैं यूजेस। सबसे पहले मैं बात करूं, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम, और रेड मींस रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे कम किसकी होगी वेवलेंथ, तो गामा रेज की होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, मींस गक्सू बीमर में ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। मींस अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। ये ध्यान रखना, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूं तो इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। इसमें क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट टॉपिक इसके चैप्टर का, यूजेज ऑफ दिस वेव। इन सभी वेव्स का हमें दो दो यूज पढ़ लेने हैं। दो दो यूज जो पेपर में आते हैं उसकी मैं बात करूंगा आपको। यूजेज ऑफ ईएम वेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी आता है। पहला मैं बोलूं गामा रेज। किसी भी रेज का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपका नंबर नहीं आएगा, नंबर से घबराना नहीं है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। इसमें रिलेशन जरूर होना चाहिए कि गामा का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है और गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। आपने गामा रे सुना होगा कि इसको कैंसर हो गया है, रेडिएशन दे रहे हैं। क्या होगा रेडिएशन? दैट इज गामा रे। दैट मींस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्रीटमेंट ऑफ एज ए रेडियोथेरेपी, कैंसर एज अ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का नाम सुना होगा सबने। दूसरा गामा रेज का यूज है। गामा रेज बहुत ही हार्मफुल रेज होती है, यूजफुल नहीं होती है इतनी ज्यादा, लेकिन गामा रेज का मेन काम है क्या? इंफ्रा ओ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल। दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, लेकिन जो कि हाई रेडिएशन होती है इसलिए इसका जितना ज्यादा यूज नहीं होता है। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी इसका यूज कर सकते हैं, कई सारे एटम्स के। अब हम बात करें नेक्स्ट जो वेव है हमारा गामा के बाद, क्या आता है? एक्सरे। एक्सरे का नाम सबने सुना होगा भाई, क्योंकि ये सभी को दिखता है। एक्सरे दिखता है मींस कहां इसका यूज दिखता है, ऐसा नहीं एक्सरे दिख जाएगा सबको। सबसे पहले इसका यूज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड ज्वाइंट और बोन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड ज्वाइंट और बोन, यहां पे इसका यूज करते हैं। दूसरा सर्विलियंस पर्पस। देखा होगा आपने ट्रेन में, मेट्रो में जब हम जाते हैं तो एक्सरे मशीन लगी होती है, वो किसी भी मेटल को डिटेक्ट कर सकती है।
किसी भी मेटल को पता कर सकती है कि कोई आर्म्स या कोई डिफेंस कोई लेकर तो नहीं जा रहा। तो यूज इन द सर्विलेंस एज यूज एज सर्विलेंस in various industries to check the security purpose. Various industries to check for security purpose. सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका भी यूज कर देते हैं। इसका एक्सरे। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का नाम सुना हुआ सबने, कहाँ कहीं होता है, कोई बताएगा मुझे? अल्ट्रावायलेट सभी घरों में दिखा हुआ यूवी लिखा होता है। कहाँ पे? यस, वाटर प्यूरिफायर में लिखा होता है यूवी। वो क्या होता है? वाटर प्यूरिफायर का वहां पे यूज करते हैं, जो कि यूवी रे होता है। यूवी रे एज वाटर प्यूरिफायर। और एक अल्ट्रावायलेट लैंप भी होती है, जो कि किसी भी मस्कुलर पेन में यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट लैंप भी होता है। लैंप क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। किसी भी मस्कुलर पेन और ज्वाइंट की स्टिफनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे इंफ्रारेड भी होता है। अब इसके बाद आता है विजिबल। विजिबल तो सबको पता है, कलरफुल वर्ड। विजिबल के बाद आता है इंफ्रा। इंफ्रा सबको पता है। इंफ्रारेड कहाँ का होता है? इंफ्रारेड का होता है यस, इन द रिमोट। किसी भी रिमोट में, रिमोट ऑफ टीवी, एसी, फ्रिज एक्सेट्रा। एक बच्चे ने लिखा था, पेपर में आया था, राइट यूज फॉर यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव। उसने क्या लिखा? यूज इन द रिमोट ऑफ टीवी, यूज इन द रिमोट ऑफ एसी, ऐसे करके 4 डिवाइस नाम लिख दिया था उसने। बट आपको एक ही लिखना है, पॉइंट एक ही कंसीडर होगा, आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंफ्रारेड का होता है, ये भी मस्कुलर पेन में यूज किया जाता है। इसका मस्कुलर पेन में इसका यूज किया जाता है। पहले एक इसमें डाटा ट्रांसफर का यूज किया जाता, डाटा ट्रांसफर होता था इससे, इंफ्रारेड से। पहले क्या होता था, फोन के अंदर ब्लूटूथ नहीं आते थे। जो पहले, आज से मैं खुद देखा हूँ, आज से लगभग 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, महंगे महंगे फोनों में ब्लूटूथ नहीं होते थे। पहले क्या होता था, ये एक फोन रहा, एक ये फोन, दोनों में होते थे साइड में इंफ्रारेड चिपका के रखते थे और डाटा ट्रांसफर होता था। तो उससे हम डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंफ्रा के बाद माइक्रोवेव। भाई माइक्रोवेव से सबको पता है, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का यूज करते हैं कहां पे? टू मेक द फूड, या टू कुक द फूड, या टू हीट द फूड। माइक्रोवेव ओवन की तरह इसका यूज किया जाता है, ओवन। और एक पॉइंट और, इसका हम रडार में यूज करते हैं। रडार सिस्टम में क्या होता है? माइक्रोवेव होता है, तो यूज एज रडार सिस्टम। लास्ट वन, रेडियो वेव। नाम ही पता चलता है, रेडियो वेव। टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत सारे हैं। रेडियो टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, और आपको क्या हो गया? AM, FM, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो इनके यूजेस पेपर में आता है, इसका फ्रीक्वेंसी में आता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है ये पेपर में दिखता है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उस टॉपिक के हमें यूजेस पढ़ लेने हैं। एनसीईआरटी में भी है, यहाँ भी है। बाकी मैंने जितना पेपर में आता मैंने करा दिया है, इसको करके आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।